हाय गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो आपके सेक्शंस 31 से 36 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइंड है। अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में एक कोलेटरल इवेंट होता है, वो क्या है? विच इज़ नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रॉमिस्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉर द होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस। मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ए बी को कुछ प्रॉमिस करता है और उसके साथ एक इवेंट जुड़ा हुआ होता है कि उस मेरा जब ये इवेंट पूरा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा तभी मैं अपना प्रॉमिस पूरा करूँगा। ठीक है, इट इज़ वन विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट। कि ये जो होता है आपका कोलेटरल इवेंट, ये कंसिडरेशन नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट की, बल्कि उससे इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, क्या है ये कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं 50,000 रुपये दूंगा बी को अगर बी मेरा घर जो है, एक बिल्डिंग जो है उसे कंस्ट्रक्ट कर दे। मतलब ए ने बी को, जो बी क्या है आपका कॉन्ट्रैक्टर, और उसको क्या काम सौंपा कि मेरी आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाता है, एक प्रोविज़ो, एक प्रोवाइडेड कि उस कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल लेना होगा आर्किटेक्ट से। मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट तो क्या बना कि ए ने बोला बी को मैं तुम्हें पैसे दूंगा और तुम्हें मेरी कंस्ट्रक्शन करनी होगी एक बिल्डिंग की। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आपका प्रोविज़ो आ जाता है जिसमें क्या होता है कि अप्रूवल लेना होता है। तो ये इट इज़ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अप्रूवल बाय एन आर्किटेक्ट इज़ अ कोलेटरल इवेंट, जो कि आपका इंडिपेंडेंट था कंसिडरेशन से। और कंसिडरेशन तो क्या था, कंस्ट्रक्शन या उसको पैसा पेमेंट करना। तो ये दोनों तो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो गए थे, एक कोलेटरल इवेंट पे डिपेंड करता था। क्योंकि जब तक अप्रूवल मिलेगा ही नहीं आर्किटेक्ट से, बिल्डिंग शुरू ही नहीं हो सकती। मेन कॉन्ट्रैक्ट तो यही है कि आपको मेरा घर बनाना है और मुझे आपको पैसा देना है, लेकिन अप्रूवल बहुत ज़्यादा नेसेसिटी वाला चीज़ है। तो उन केसेस में जब आपका एक कोलेटरल इवेंट आ जाता है तब वहाँ पर आपके कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बन जाते हैं। चैप्टर 3 जो है आपका, वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिफाइन करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब सेक्शन 31 डेफिनेशन देता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। ये क्या कहता है, अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि कुछ करना है, टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ़ सम इवेंट, यहाँ पे हमने पीछे देखा ना कोलेटरल इवेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो है वो होता है या नहीं होता है। कि जैसे ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं बी को 1,000 रुपये दूंगा अगर बी का घर जल जाता है। यहाँ पे आपका कोलेटरल इवेंट क्या हो गया, बीज हाउस इज बर्न। तो इन केसेस में आपका ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनसर्टेन इवेंट की बात कर रहा है और एक फ्यूचर इवेंट की बात कर रहा है। हमें पता नहीं है कि ये इवेंट जो है होगा या नहीं, और ये हमारे फ्यूचर में होगा, हम उसके ऊपर बेस करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये दो टर्म आपको समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि पी ने जे को बोला कि आप ना एक लाइफ इंश्योरेंस अपना मतलब घर का इंश्योरेंस जो है ना अपना वो करा लीजिए कि अगर आपका घर जो है वो जल जाता है उस केसेस में, या कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है, घर में चोरी हो जाती है, काफ़ी लोग ना अपने घर के सामान की इंश्योरेंस निकाल के रखते हैं, उन वाले केसेस में ना पी जो है ये प्रॉमिस करता है जे को कि मैं तुम्हें ₹5 लाख दूंगा अगर तुम ये इंश्योरेंस ले लेते हो तो। और आपका यहाँ पे इवेंट क्या है कि अगर जे के घर पे कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है और जे जो है वो पी को क्या 50,000 मतलब 5 लाख के रुपए के लिए मान लो 5,000 प्रीमियम दे रहा है या कुछ भी, तो अगर जे का घर जल जाता है या कुछ और मिसहैपनिंग हो जाती है, जैसे हम देखते हैं कि गाड़ी भी होती है ना, चोरी हो जाती है, इंश्योरेंस करा के रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे केसेस में जो आप पी जे को पैसे देगा, ये आपका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट है और एक फ्यूचर इवेंट है। अब सेक्शन 32 क्या कहता है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिंजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, कि अगर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एनफोर्स होगा, जो कंटिंजेंट है। इफ़ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपन्स कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ अनलेस एंड अनटिल दैट इवेंट हैज़ हैपन्ड। अगर हम बात कर रहे हैं कि हमारा, अभी हमने यहाँ देखा टू डू और नॉट टू डू, ठीक है, या डज और डज नॉट हैपन, मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स कब होगा, जब हम एक इवेंट की हैपन की बात कर रहे हैं कि वो हो, तो तभी एनफोर्स होगा जब वो इवेंट
हो जाए, और अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल बन जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स आपके वॉइड हो जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये इलस्ट्रेशन लीजिए कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो बी का घोड़े को, हॉर्स को बाय करेगा अगर ए सरवाइव कर जाता है सी को, मतलब ए के जीते जी सी मर जाना चाहिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं होगा कब तक कि जब तक सी जो है मरता नहीं ए के लाइफ टाइम में। ये आपका कोलेटरल इवेंट हो गया जो बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कभी होगा जब वो सी ए की लाइफ टाइम में मर जाएगा, मतलब एनफोर्स हो पाएगा अगर ये कंडीशन या एक ये जो इवेंट है ये पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट तो एक चल ही रहा है, अपना ये कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है, इसके साथ एक इवेंट चिपका हुआ है, एक कोलेटरल इवेंट चिपका हुआ था जिसके ऊपर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा बेसिस बनाता है। मतलब जैसे एक गाड़ी है, अगर पहिए नहीं होंगे तो वो चलेगी नहीं ना, तो ये कोलेटरल इवेंट मान लीजिए ये उसके पहिए हैं कि जब तक वो कोलेटरल इवेंट होगा नहीं तब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट आगे चलेगा नहीं। सेक्शन 33 ये क्या कहता है, अभी हमने देखा इवेंट हैपनिंग, अब ये है कि इवेंट नॉट हैपनिंग, कि अगर एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का हमने वो लगाया है, अपना बेसिस लगाया है, कोलेटरल इवेंट बनाया है, और वो किस बेसिस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट को हम एनफोर्स करेंगे, जब वो इवेंट हमारा हो ही ना। जैसे कि इलस्ट्रेशन में क्या कि ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हें तब पैसे दूंगा अगर एक शिप वापस ही ना आए। अब शिप क्या हो गया, डूब गया। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कब एनफोर्स हो सकता है, जब शिप डूब गया, क्योंकि हम चाहते ही नहीं थे वो कभी आए, इसलिए उसके डूबने पर, अब वो निकल के तो नहीं आएगा ना, टाइटैनिक अभी पानी के अंदर ही है ना, तो वो आपका इवेंट नॉट हैपनिंग हो गया और एनफोर्समेंट अब हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 34। यहाँ पे क्या याद करने वाली बात है कि एक फ्यूचर कंडक्ट है लिविंग पर्सन का, कि आपका इवेंट जो है वो कंटिंजेंट है, वो डिपेंड करता है एक किसी इंसान के कंडक्ट पर जो कि वो फ्यूचर में करेगा। और अगर वो आपका जो इवेंट है जो उस कंडक्ट के ऊपर एक फ्यूचर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है वो इम्पॉसिबल हो जाए, तब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वो वॉइड हो जाएगा, आप वो कर नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें आप ना ये इलस्ट्रेशन देखिए, इससे बेटर समझ में आएगा। जैसे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा अगर बी सी को शादी कर ले, ठीक है, लेकिन सी ने क्या किया, सी और डी ने शादी कर ली। अब यहाँ पे तो आपका इवेंट जो है वो इम्पॉसिबल हो गया ना, क्योंकि अब सी और डी की शादी हो गई है, तो बी सी से शादी तो नहीं कर सकता। तो जो बी और सी की शादी है वो अब हम कंसीडर करेंगे इम्पॉसिबल। हालांकि वैसे डिवोर्स का प्रोविज़न है और वो बाद में शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आपका कोलेटरल इवेंट था वो ख़त्म हो चुका है। इसमें आपने क्या देखा कि फ्यूचर कंडक्ट था एक लिविंग पर्सन का, कि सी के कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता था आपका कॉन्ट्रैक्ट, और सी ने डी से शादी कर ली, ठीक है ना। कि यहाँ पर हमारा जब कॉन्ट्रैक्ट एक कंडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 35 कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड विच आर कंटिंजेंट ऑन हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट विद इन फिक्स टाइम। अब यहाँ पर आपका हैपनिंग हो रहा है एक इवेंट का, और क्या, एक फिक्स टाइम में, कि कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं, आपका एक फिक्स टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट की क्या दशा होने वाली है। वो ये कहता है कि आपका एक इवेंट होना है, अगर वो आपका इवेंट हो जाता है तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और अगर वो इवेंट आपका इम्पॉसिबल हो जाता है कि वो हो ही नहीं सकता उस फिक्स टाइम में, तो आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाता है। नेक्स्ट क्या है कि इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन फिक्स टाइम। इधर आपको याद रखने के लिए क्या ज़रूरी है प्रीलिम्स के हिसाब से, कि सेक्शन 35 में वो आपका फिक्स टाइम की बात करता है और इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बात करता है, कि अगर एक आपका इवेंट हो जाता है एक फ़िक्स टाइम में तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, और या आपका वो इवेंट नहीं होता है, आप चाहते नहीं हो वो नहीं हो, तो उन केसेस में वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स हो सकता है। जैसे कि पहले वाला जो क्लॉज था उसके लिए ये प्रोविज़न है, ये इलस्ट्रेशन है। ये क्या कहता है, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हारे को कुछ पैसे दूंगा अगर मेरा शिप या किसी भी शिप 1 साल में वापस आ जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कब एनफोर्स होगा, अगर वो शिप 1 साल में आ जाता है, लेकिन वो वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अगर वो शिप बर्न हो जाता है, कि अगर वो जल जाता है,
तो इसका मतलब वो कभी वापस आ ही नहीं सकता। तो उस केसेस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है या इवेंट होता है वो इम्पॉसिबल हो गया। तो जब इम्पॉसिबल हो जाती है चीज़ तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो जाता है। बी क्या कहता है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि अगर आपका सर्टन शिप नहीं वापस आता है विद इन अ ईयर, यहाँ पे देखिए ना फिक्स टाइम की बात हो रही है, तो ये फिक्स टाइम विद इन अ ईयर आ गया, और इवेंट नॉट हैपनिंग मतलब शिप जो है वो रिटर्न नहीं होता। तो जो कॉन्ट्रैक्ट में बी इन्फोर्स्ड कब, कि अगर शिप आपका 1 साल में नहीं आता या जल जाता है, मतलब वो चीज़ ख़त्म ही हो जाती है, अब इम्पॉसिबल हो गया कि वो आएगा ही नहीं, तो हम तो वही चाहते थे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एनफोर्स हो जाएगा या आपका शिप जो है वो वापस ही नहीं आता। सेक्शन 36 ये लास्ट सेक्शन है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का। ये क्या कहता है कि एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स वॉइड। ऊपर भी हमने देखा कि जब इम्पॉसिबल हो जाता है तब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो जाते हैं, कि अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट कंटिंजेंट एग्रीमेंट हम करते हैं जब इफ़ एन इम्पॉसिबल इवेंट हैपन्स, कि हम एक इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर बेस करते हैं, तो वो आपके जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, चाहे उस इवेंट की इम्पॉसिबिलिटी कि भाई वो इवेंट पॉसिबल है या नहीं, जिन पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उन्हें पता ही नहीं था कि ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे कि ए ने अग्री किया बी को कि वो 1000 रुपये देगा अगर 2 स्ट्रेट लाइन मिल जाए, मतलब क्या कभी 2 स्ट्रेट पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं? नहीं। तो ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो आपका अग्रीमेंट वॉइड हो गया। नेक्स्ट, ए ने अग्री किया बी को कि मैं आपको 1000 रुपये दूंगा अगर बी ए की डॉटर सी से शादी कर ले, लेकिन सी जो था उस एग्रीमेंट के टाइम पर मर चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, तो क्या बी एक डेड पर्सन से शादी कर सकता है? नहीं। तो उनकी शादी क्या हो गई, इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल होने की वजह से वो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए ये आपका वॉइड हो जाता है। इम्पॉसिबल अग्रीमेंट्स जो हो जाते हैं वो आपके वॉइड हो जाते हैं। लास्ट यही है बात कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंसेस एंड गारंटी जो आपके होते हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे हमने अभी देखा था ना कि घर का इंश्योरेंस कर लेते हैं लोग, तो वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट में या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।